हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति पर। तो दोस्तों, आज हमने एनसीईआरटी को स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे हम एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो हमने एनसीईआरटी क्लास 9th की हिस्ट्री को स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे हम 9th to 12th तक सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। एनसीईआरटी को हम लेके चल रहे हैं, ये सीक्वेंस के साथ हम चलेंगे और हम इस वीडियो में जो एनसीईआरटी क्लास 9th की हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। तो यह टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए हम इस पे कम से कम 3 या 4 वीडियो देंगे। ये पहली वीडियो है, इसमें केवल हम फ्रांसीसी क्रांति के परिचय के बारे में बात करेंगे और जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्सों को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे इस पर, हो सकता है आज ही शाम को डाल दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति पर। तो दोस्तों, नोट नंबर 1 नोट कर लें। आप नोट्स भी बना सकते हो क्योंकि हमने बहुत डीप स्टडी के साथ पहले इसका अध्ययन किया है, उसके बाद हमने नोट्स बनाए हैं, फिर नोट्स बनाने के बाद तब जाके हमने वीडियो बनाया है। तो आप भी नोट्स बना सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में यदि हम बात करें तो 14 जुलाई 1789 तो आपको याद ही होगा, क्योंकि 14 जुलाई 1789 से ये कहानी स्टार्ट होती है। इसको समझें। इससे पहले यानी 1789 से पहले भी हम बताएंगे, मतलब कैसे कैसे ये कहानी स्टार्ट होती है। तो परिचय के तौर पर आप 14 जुलाई 1789 से स्टार्ट करें। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, पेरिस में आतंक का माहौल था। और आतंक का जब माहौल था तो क्या हुआ, पेरिस में आतंक का माहौल होने की वजह से वहाँ का जो सम्राट था, सम्राट कौन था, लुई 16वें। तो लुई 16वें ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। तब अब क्या कर दिया, सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था सम्राट लुई 16वें ने, तो पेरिस शहर में। तो इससे क्या हुआ, एक अफवाह फैली। अफवाह क्या थी, अफवाह थी कि नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश भी सम्राट ने सेना को दे दिया है। अफवाह क्या फैली थी, अफवाह फैली कि सम्राट ने नागरिकों पर भी गोली चलाने का आदेश दे दिया है। तो इस अफवाह की वजह से क्या हुए, 7,000 लोग टाउन हॉल के पास एकत्रित हुए। 7,000 लोग क्या हुए, टाउन हॉल के पास एकत्रित हुए, 7,000 नागरिक। तो उन 7,000 नागरिकों में मर्द भी थे और औरतें भी थी। ओके, नोट कर ले, मर्द भी थे और औरतें भी थी। 7,000 एकत्रित हुए थे वो टाउन हॉल के सामने। किस लिए, क्योंकि उस अफवाह की वजह से जो अफवाह फैली थी। तो अब टाउन हॉल के पास में इन लोगों ने क्या किया, 7,000 लोग एकत्रित तो हो गए। तो इन्होंने एक निर्णय क्या लिया कि यदि सम्राट ने नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया है तो हम भी एक जनसेना का गठन कर लें ताकि हम सम्राट का और सेना का सामना कर सकें। सम्राट और सेना का सामना करने के लिए इन 7,000 नागरिकों ने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। और सेना का गठन करने के लिए इनके पास सदस्य तो थे, बट सेना के पास जो हथियार होते हैं वो इनके पास नहीं थे। तो इन्होंने हथियार, मतलब एक सेना बनाने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। तो इन्होंने अब ये हथियार प्राप्ति के लिए देखो क्या करते हैं। तो टाउन हॉल के पास में थे, तो टाउन हॉल के पास में पूर्वी भाग में क्या था, बास्तिल का किला था। और इसी बास्तिल के किले में गोला बारूद हथियार ये सब चीज़ें रखी हुई थी। तो देखो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो ये 7,000 लोग हैं इस पे हमला बोल देते हैं। किस पे, बास्तिल के किले पर। इसको तोड़ डालते हैं और इसमें जो हथियार रखे होते हैं उन पे हम कब्जा करने के लिए इसको तोड़ डालते हैं। और इसमें जो बास्तिल के किले का जो कमांडर था उसको मारा जाता है। इस हमले में बास्तिल के किले के कमांडर को क्या करा जाता है, मारा जाता है। अब दोस्तों, एक और बात हम आपको बता दें, बास्तिल के किले पे जब इन लोगों ने हमला बोल दिया था तो मतलब यहाँ से वो कहानी स्टार्ट हुआ। अब देखो ये जो छोटा सा, और ये समझो कि अब वहाँ तक हमने बता दिया है कि किस तरीके से मतलब लोग वहाँ की और बास्तिल के किलों को तोड़ा उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को मतलब स्टार्ट हुई थी, कैसे कुछ बेसिक नॉलेज हमने बताई है। तो अब देखो यहाँ पे नोट नंबर 2 कर लो, यानी 1789 से पहले क्या हुआ था, जो कि ये इस तरीके से मतलब शहर में जो हमला हुआ था, यानी आतंक का जो माहौल हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सम्राट ने सेना को घुसने का आदेश दिया। तो अफवाहें फैलने लगी। इन सब का कारण, इनसे पहले क्या हुआ था, यानी 14 जुलाई 1789 से पहले क्या हुआ, इसको समझो। देखो 1774 की हम बात करें तो 1774 में क्या था, लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था 20 साल की उम्र में। नोट कर लें, 1774 में जो लुई 16वें था, वहाँ का जो सम्राट था, वो 20 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा फ्रांस की पर। तो ये जो, अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा देखो कि ये जो लुई 16वें था ये ब्रूओ राजवंश का शासक था।
कौन से वंश से संबंधित था? ये ब्रो राजवंश का शासक था, ब्रो राजवंश से संबंधित था लुई 16वें। तो इसने क्या किया, जो लुई 16वें का जो विवाह हुआ, वो विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। तो नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1774 में ब्रो राजवंश के शासक सम्राट लुई 16वें ने फ्रांस की राजगद्दी पर 20 साल की उम्र में बैठा था, वो 1774 ईस्वी में। इसका विवाह हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। और अब बात करते हैं हम राज्यारोहण के समय में, जब ये राजगद्दी पर बैठा, कौन? सम्राट लुई 16वें। तो उस समय में क्या हुआ, राज की कोष इसने खाली पाया। राज्यारोहण के समय में क्या पाया? खाली पाया, राज की कोष बिल्कुल खाली था, मतलब समाप्ति के किनार पे था, पतन के किनार पे था वो, मतलब खाली था उसका जो राज्य कोष था। कहने का मतलब ये है। तो अब देखो राज्यारोहण का अर्थ क्या है? राज्यारोहण का मतलब जब भी कोई राजा ना, कोई भी सम्राट जब किसी राज्य की जब वो उसके कार्यभार को संभालता है, ग्रहण करता है, तो उस समय जो आयोजन करता है, जो भी वो समारोह करता है, तो उसी टाइम को क्या कहा जाता है? राज्यारोहण का समय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? राज्यारोहण का समय कहा जाता है। तो बहुत आशा करता हूँ कि बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है? अब बात करते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, लुई 16वें के शासनकाल में क्या हुआ था? फ्रांस ने अमेरिका के जो गुलाम थे ना, 13 उपनिवेश, यानी 13 जो गुलाम थे, उनको आज़ाद कराने में अमेरिका की सहायता की थी। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने 13 उपनिवेशों को, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को या 13 गुलामों को आज़ाद कराने में, किससे आज़ाद कराने में? ब्रिटेन से आज़ाद कराने में अमेरिका की सहायता की थी फ्रांस ने, लुई 16वें के शासनकाल में। तो अब ब्रिटेन से मतलब आज़ाद, क्योंकि ब्रिटेन से इनका साझा शत्रु था, मतलब एक तो फ्रांस का और एक अमेरिका, इन दोनों का साझा शत्रु कौन था? ब्रिटेन था। तो इसलिए फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की उन 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में। तो इससे क्या हुआ? अब देखो 1794 में क्या हुआ, मतलब फ्रांस लगा हुआ है अमेरिका की सहायता करने में, मतलब युद्ध की स्थिति में था वो, युद्ध की स्थिति चल रही थी। तो फ्रांस ने अपने राज्य के कोष की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। तो राज्य की कोष की ओर जब कुछ खास ध्यान नहीं दिया, तो 1794 में इस चीज़ की ओर ध्यान देता है। तो उस टाइम फ्रांस सरकार पाती है 1794 की उसके पास 10 अरब लिवरे। तो ये अच्छे से नहीं दिखा, हाँ अब दिखेगा अच्छे से। 10 अरब लिवरे क्या हुआ? फ्रांस सरकार के पास क्या हो गया? 10 अरब लिवरे कर्ज हो गया था। 10 अरब लिवरे कर्ज हो गया फ्रांस सरकार के पास। ये 1794 में फ्रांस सरकार के पास 10 अरब लिवरे क्या हो गया? कर्ज हो गया। अब लिवरे क्या है? लिवरे फ्रांस की मुद्रा थी, जैसे कि इंडिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो उसी तरीके से 1794 से पहले वहाँ की क्या थी? 10 अरब लिवरे वहाँ की मुद्रा थी फ्रांस की। तो मतलब 1794 तक 10 अरब लिवरे तो उसके पास कर्ज हो गया, कौन? फ्रांस सरकार के पास। और 2 अरब लिवरे उसके पास पहले से ही था। तो यानी 12 अरब लिवरे से अधिक उसके पास कर्ज हो गया। तो अब क्या हुआ? जिन लोगों ने सरकार को कर्ज दिया था, यानी कर्जदाताओं ने क्या किया? सरकार से 10% ब्याज की मांग की। सरकार से 10% ब्याज की मांग की। तो सरकार ने ब्याज के डर की वजह से क्या किया? तो कर चुकाने के लिए बहुत जल्दी ही कर्ज चुकाने के लिए उसने क्या की? करों में वृद्धि कर दी। फ्रांस में करों में वृद्धि कर दी। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। देखो मतलब किस तरीके से लोगों में वहाँ पे आतंक का माहौल बना था, ये समझो। आतंक का माहौल इसलिए बना था, यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, समझो कि जब वहाँ पे जब कर्ज हो गया सरकार के पास, तो 10% जब ब्याज की उन लोगों ने मांग की, तो सरकार ने क्या किया? कर्ज चुकाने के लिए करों में वृद्धि की। अब करों में वृद्धि की तो कर कौन लोग दे रहे थे फ्रांस में? यहाँ पे देखो, समझो। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे की कहानी क्या है कि 18वीं सदी की बात थी। 18वीं सदी में क्या हुआ? फ्रांस का विभाजन कर दिया गया। 18वीं सदी में फ्रांस का विभाजन कर दिया गया। विभाजन कैसे किया गया कि फ्रांस को 3 एस्टेटों में बांट दिया गया। यहाँ पे एस्टेट का अर्थ आप समझ लो श्रेणी। क्या है? श्रेणी में 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, यानी 3 मतलब फ्रांस का विभाजन जो किया गया है ना, 3 एस्टेटों में किया गया, या श्रेणी बोल लो, एस्टेटो बोल लो। तो एस्टेटो बेहतर लगेगा क्योंकि बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है। और वैसे भी तो कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लेंगे यही है। तो यहाँ पे एस्टेट वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो 3 एस्टेटों में बांटा गया है। एक एस्टेट था, फर्स्ट एस्टेट का अंतर्गत था पादरी वर्ग, सेकंड स्टेट का अंतर्गत था कुलीन वर्ग, और थर्ड स्टेट का अंतर्गत था, मतलब इसके अंतर्गत तो बहुत सारे लोग थे, जैसे कि बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और छोटे मजदूर,
छोटे किसान, मजदूर, नौकर वोकर, ये सब कौन है, ये थर्ड स्टेट के अंतर्गत आ रहे थे। तो अब समझ लो कि पादरी वर्ग के अंतर्गत यानी फर्स्ट स्टेट के अंतर्गत कौन लोग आ रहे थे, जो लोग मतलब चर्च को मानते थे ना, मतलब जो चर्च के जो भी कार्य होते थे उन कार्यों का समाधान करने वाले लोगों का जो समूह होता था, उसी समूह को क्या कहा जाता था, पादरी वर्ग कहा जाता था। समझ में आया? फिर से समझ लो कि जो चर्च होता है, चर्च के जो भी कार्य होते हैं, चर्च से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों का निर्माण करने के लिए, उन कार्यों का समाधान करने के लिए करने वाले लोगों का जो समूह होता था ना, उन कार्यों का समाधान करने वाले, उन कार्यों का निर्माण करने वाले लोगों का जो समूह होता था, उसी समूह के अंतर्गत जो लोग होते थे, उन्हीं लोगों को क्या कहा गया, उन्हीं लोगों के समूह को पादरी वर्ग कहा गया। इसके बाद कुलीन वर्ग की बात हम करें, अब ये समझ लो, कुलीन वर्ग से पहले समझो थर्ड स्टेट के अंतर्गत कौन आ रहे थे, बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, मैं आपको बता दूँ। तो इन सब ये लोग आ रहे थे। अब इनके अलावा जो लोग फ्रांस में बच रहे थे वो कुलीन वर्ग के अंतर्गत आ रहे थे। तो अब देखो, मतलब यहाँ पे कर, वहाँ पे सरकार लगा रही थी, कर में वृद्धि कर रही है। और ये जो दो स्टेट थे, तो चल आगे ही चलते हैं, आगे बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये छोटे किसान, ये तो आप समझ चुके हो यहाँ पे क्या क्या है। अब हम नेक्स्ट पेज को ओपन करते हैं। यहाँ पे ये हो गया, सॉरी ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हो गया थर्ड पेज ओपन। तो इसमें क्या है, अब देखो वहाँ पे भाई स्थिति खराब थी। स्थिति खराब क्या थी कि वहाँ पे कर्ज बढ़ा रही थी सरकार, है वो करों में वृद्धि कर रही थी। अब देखो वहाँ पे आतंक का माहौल क्या बना, मतलब यही तो समझना है ना कि आतंक का जो माहौल बना, तो वहाँ से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो अब वो आतंक का माहौल बना क्यों, देखो वहाँ पे फ्रांस में 90% किसान थे, जिनमें सभी जो किसान थे वो किसान ही थे सिर्फ, मतलब ज़मीन के मालिक नहीं थे, वो 90% किसान ही थे। ज़मीन के मालिक तो बहुत कम थे। अब ज़मीन के मालिक कौन लोग थे, 60% ज़मीन पर किसका अधिकार था, देखो 60% ज़मीन पर कुलीन वर्ग का अधिकार था, है मतलब थर्ड स्टेट के लोगों के, जो थर्ड स्टेट में जो अमीर लोग थे ना, उनका अधिकार था ज़मीन पर 60% ज़मीन के अंतर्गत। और चर्च था, यानी जो पादरी वर्ग था, कुलीन, पादरी और थर्ड स्टेट के अमीर लोगों का है, तो इन लोगों का 60% ज़मीन पर अधिकार था, है। तो इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है, चल भाई पादरी वर्ग का अधिकार हो गया, मतलब इन लोगों का अधिकार हो गया। तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, जिससे आतंक का माहौल बनता है, पादरी और कुलीन वर्ग। क्या हुआ था, सरकार करों में वृद्धि कर रही थी, तो करों में वृद्धि करने का जो सारा भार था, जो बोझ था, वो पड़ रहा था ओनली थर्ड स्टेट के लोगों पर, इसलिए आतंक का माहौल बना। वहाँ थर्ड स्टेट के लोगों पर क्यों पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे फ्रांस में जन्मसिद्ध अधिकार दिए गए थे, किसको, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जन्मजात अधिकार थे, जन्मसिद्ध अधिकार थे, उनको जन्मसिद्ध अधिकार के थे। कुछ विशेष अधिकार जन्मसिद्ध प्राप्त थे इन लोगों को, पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को। तो इसलिए देखो अब क्या क्या अधिकार प्राप्त थे। नंबर 1, राज्यों को जो कर दिया जाएगा उससे ये लोग मुक्त थे, राज्यों को दिए जाने वाले करों से मुक्त, यानी जो भी कर बढ़ा रही है सरकार, जो भी कर में वृद्धि कर रही है, जितना भी कर बढ़ा रही है, उसका सारा बोर सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों पर पड़ रहा है, ना कि पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों पर। पादरी हो गया फर्स्ट स्टेट के अंतर्गत, सेकंड हो गया कुलीन वर्ग के, यानी सेकंड और फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे उन लोगों पर कर का कोई भार नहीं पड़ रहा है। जो थर्ड स्टेट के लोग थे केवल उन्हीं पर ही कर बढ़ने का, मतलब उन लोगों पर ही कर बढ़ने का भार पड़ा था। अब हम बात करते हैं इसकी, जो एक और जो इनको अधिकार था वो था सामंती कर की वसूली करने का अधिकार। किसका था, सामंती कर की वसूली करने का अधिकार भी कुलीन वर्ग के लोगों के पास में था। तो जन्मसिद्ध अधिकारी भी इन लोगों को, ये सामंती कर की वसूली करने का भी अधिकार इन लोगों के पास था। अब सामंती कर क्या है, मान लो जो भी राजा के अधीन होते थे ना, जो लोग, एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब अधीन भी थे, वो अधीन भी थे पर ज़्यादा के नज़दीक, उसके सम्राट के नज़दीक भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं ऐसे। तो एक वर्ग होता है जैसे कि सैन्य, तो इनसे जो कर होता था वो क्या, वो कर जो वसूली की जाती थी वो सामंती वर्ग के लोग करते थे, हैं, उसे सामंती कर कहा जाता था। तो उस जो कर की वसूली की जाती थी वो कौन करते थे, कुलीन वर्ग के लोग करते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, अब जो भी भार पड़ रहा है ना कर का, जो भी कर्ज, जो भी सरकार कर्ज चुकाने के लिए जो कर बढ़ा रही है, वो सब किसान उसको देने के लिए बाध्य हैं, मतलब सारा भार किसानों पर आ रहा है, थर्ड स्टेट के लोगों पर आ रहा है, कहने का मकसद ये है। तो जो अब देखो किसान बाध्य कैसे थे, काम को करने के लिए, कर को देने के लिए बाध्य, सैन्य सेवा करने के लिए बाध्य, और भाई सड़क निर्माण किया जा रहा है तो उसके लिए भाई सहयोग करने में, सरकार के सहयोग करने में के लिए बाध्य थी। अगर मजदूर की ज़रूरत पड़ रही है तो मजदूर देने के लिए सरकार के लिए ये लोग बाध्य थे, थर्ड स्टेट के लोग। तो यहाँ से क्या हुआ, इन लोगों ने आतंक का माहौल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके साथ ना बुरा हो रहा था। तो यहाँ से ही आतंक का माहौल स्टार्ट हुआ था और यहीं से ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। अब देखो
अब जो वो लोग थर्ड स्टेट के लोग थे जो कर दे रहे थे, उनको कोई एक कर नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि सीधा वो मतलब जो कर बढ़ा रही है सरकार उसी उसी को कर दे रहे हैं। वो भी सरकार ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था है। उसके बावजूद भी टाइद नाम का कर होता था, टाइल नाम का कर होता था, अप्रत्यक्ष कर होता था। तो इस तरीके के 3 कर थे, इन तीनों करों को दे रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि इन लोगों के पास कितना भार आया होगा और उनकी स्थिति कैसी होगी। देखो टाइद नाम का एक कर होता था, ये नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको नोट कर ले। टाइल और टाइद कभी भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो टाइद का मतलब क्या था, जो चर्च जो कर लेता था ना किसानों से, चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था, टाइद किया जाता था, टाइद कहा जाता था है। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर को टाइद कहा जाता था। ये किसानों की जो उपज होती थी ना उसका 10वां हिस्सा लेते थे। टाइद कर में क्या होते थे, जो किसानों की जो उपज थी उसका 10वां हिस्सा ये कर के रूप में उनसे वसूल करते थे चर्च हैं। चर्च यानी कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग की बात कर रहे हैं, चर्च आ रहा है तो कुलीन वर्ग के लोग थे ना। तो समझो यहाँ पे टाइद आ गया है, कुलीन वर्ग के लोग उनसे कर रहे हैं। तो अब देखो टाइल नाम का भी एक कर था। टाइल नाम का कर क्या था, टाइद तो आप समझ चुके हो, नोट कर लें, बार बार बोल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइल इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। टाइल यानी प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर मतलब जो सीधा जो जिस कर को सरकार बढ़ा रही थी ना, दिन पे दिन बढ़ा रही थी कि भाई उस कर्ज को चुकाने के लिए इतना कर, इतना % कर और बढ़ गया है, वो ना काफ़ी रहा था। कर बढ़ाने के बावजूद भी वो ना काफ़ी रहा भाई, कम पड़ गया, कर्ज बहुत ज़्यादा था ना। तो प्रत्यक्ष कर मतलब जो वो सरकार को दे रहे थे सीधा है, जो वो सरकार को सीधा सरकार को दे रहे थे, जिस कर को वो टाइल का नाम से जाना जाता था। और एक और कर था अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मतलब जो दैनिक रूप की वस्तु थी ना, जो दैनिक जीवन की जो वस्तु थी, दैनिक वस्तुएं थी जो उनको वो दे रहे थे। और एक थी मान लो जो रोजाना जो वस्तु को यूज करते थे, वो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम रोजाना क्या करते हैं, पार्ले जी खाना, चीनी मंगवाना, और भी हल्दी मिर्च मसाला वसाला, ये जो सब चीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों पर भी टैक्स होता है। तो उसी टैक्स को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इस प्रकार के कर से भी वे गिरफ्त थे। तो आप अंदाजा लगाओ 3 तरह के करों से क्या थे, वो गिरफ्त थे। तो इसलिए वहाँ पे आतंक का माहौल बना, थर्ड स्टेट के लोगों पर ही सारा भार आ गया था। तो इसकी वजह यह थी। अब बात करते हैं, देखो वहाँ पे क्या हुआ, जो राजकीय कोष था, जो वहाँ का राजकीय का जो वित्तीय कोष था, उसका जो सारा जो भी बोझ था वो सारा जनता पर पड़ा। और जनता के कौन से वर्ग पर पड़ा, ये भी नोट कर लें, वो थर्ड स्टेट के अंतर्गत रहने वाले लोगों पर पड़ा था। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है भाई। 1715 में जो वहाँ की जनसंख्या से वहाँ की स्थिति कैसे बिगड़ती है, देखो जनसंख्या से बिगड़ती है भाई। 1715 में जनसंख्या थी 2.3 करोड़, और 1789 में क्या हुआ, उसकी जो जनसंख्या थी वो बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, यानी 0.5 की वृद्धि हो गई थी उसमें, 0.5 करोड़ की वृद्धि हो गई थी उसमें, किसमें, जनसंख्या में। तो जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के जो मतलब वहाँ पे जो उत्पादन था ना वो तो पड़ गया कम, और ज़रूरतें पड़ गई ज़्यादा। मतलब ज़रूरतें बढ़ गई और उत्पादन हो गया कम, ठीक है। तो उत्पादन कम होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी, अनाज की मांगें बढ़ने लगी, अनाज की मांगें बढ़ी तो अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। तो अब जो लोग मजदूर थे, जो लोग करों से दबे हुए थे, वो उन लोगों के लिए अनाज खाना मतलब बहुत भारी बात थी। जैसे कि पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि, यहाँ पे एक ये प्रक्रिया थी, तो इस प्रक्रिया को समझो। पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि वहाँ पे कर दी गई, यानी अनाज उत्पादन कम हो गया, मांगे बहुत ज़्यादा हो गई। जो लोग अमीर थे वो लोग खरीद पाते थे, जो लोग करों से दबे हुए थे यानी थर्ड स्टेट के लोग, उनके लिए वो काफ़ी मुश्किल था। तो इस तरीके से वहाँ पे अनाज की कीमत वृद्धि कर दी गई। यहाँ पे वो लोग और दब गए। अब कुछ लोग थे मजदूर, थर्ड स्टेट के दब गए, कुछ लोग थे उनमें से मजदूर। जो लोग मजदूर थे वो जहाँ पे मजदूरी कर रहे थे ना, तो वहाँ के जो मालिक था वो उनको मजदूरी, उनकी मजदूरी तो नहीं बढ़ा रहा, बट महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। तो ये लोग भी कहाँ गए, ये लोग, इन लोगों को भी तो मतलब इन लोगों पर भी बहुत सारा वजन आने लगा, बहुत सारा भार इन लोगों पर भी पड़ने लगा। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे क्या कहता है कि अमीरी गरीबी। अब इससे क्या हुआ, अमीर गरीबी में खाई बनने लगी है। सीधी बात है भाई, जो लोग अमीर थे वो अमीर होते जा रहे हैं, जो लोग गरीब है वो गरीबी का शिकार होते जा रहे हैं। तो सीधी बात है, अगर इस तरह की स्थिति आ जाए समाज में, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी इस तरह की स्थिति आ जाए भाई, उत्पादन कम, ज़रूरत ज़्यादा, और उसी उत्पादन कम में, मतलब उत्पादन एक तो पहले से ही कम है, और उस उत्पादन में ही किसी भी प्रकोप जैसी स्थिति आ जाए,
किसी भी प्रकोप जैसी स्थिति आ जाए, यानी किसी भी प्रकोप की वजह से वो कम उत्पादन में भी गिरावट आ जाए, वो नष्ट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो उसमें गिरावट आ जाए और भी कम हो जाए किसी भी प्रकोप जैसी स्थिति से, तो वहाँ के लोगों की स्थिति आप कल्पना करो यार कैसी बन जाएगी। तो क्या हुआ, ओलो, अगर प्रकोप ओले आ गए, ओलों की वजह से भी तो फसल नष्ट हो सकती है। फसल नष्ट हो गई तो वहाँ के लोग क्या होंगे, सारी मतलब जो एक तो पहले से ही महंगी थी और कीमतों में महंगी वृद्धि हो जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वे लोग खरीद नहीं पाएंगे और वहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लोग मतलब मृत्यु का भी शिकार हो सकते हैं और भाई महामारी का भी शिकार हो सकते हैं, और सूखे के कारण जैसे ये इस तरह के प्रकोप यदि आता है तो उन लोगों के लिए खतरा पड़ सकता है। रोजी रोटी में संकट आएगा ही आएगा इस तरह की स्थिति में। अब देखो, अब यहाँ पे जीविका संकट, इस संकट को समझ लो भाई। जीविका संकट क्या होता है, मान लो जो ये स्थिति मैं ऊपर बताया आ रहा हूँ ना, जो बताता आ रहा था अभी तक आपको, यानी वो उसी संकट को क्या कहते हैं, यानी उत्पादन कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, और उसमें यदि कोई संकट आ रहा है तो उसी संकट को क्या कहेंगे, जीविका संकट कहेंगे। अब इसकी अगर डेफिनेशन के माध्यम से समझो, एक ऐसा संकट जिसमें जीवित रहने के लिए जो साधन होते हैं ना, जो भी साधन होते हैं, जो भी न्यूनतम साधन होते हैं, एक तो पहले से ही कम है और कम होने के बावजूद भी वो खतरे में पड़े रहने लगे, तो उसी को जीविका संकट कहते हैं। मतलब ऐसे साधन, जीवित रहने के ऐसे साधन जो न्यूनतम होने के बावजूद भी खतरे में पड़े रहें, तो उनको क्या कहते हैं, जीविका संकट कहते हैं। इस तरह के संकट को जीविका संकट कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। और तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है कि देखो, अब इसमें यहाँ से कहानी फिर बदलाव आएगा भाई। अब तक वो लोग क्या कर रहे थे, सहन कर रहे थे, वो कर भी दे रहे थे, उनकी स्थिति थी, मतलब वो लोग गरीबी का शिकार हो गए थे, मतलब थर्ड स्टेट के लोग। अब थर्ड स्टेटों में मतलब आपको मैंने बताया कौन कौन लोग थे। देखो, थर्ड स्टेट के अंतर्गत आ रहे थे अदालती कर्मचारी, वकील, नौकर, बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े व्यापारी, किसान, छोटे किसान, मजदूर, ये सब लोग वहाँ पे क्या आ रहे थे कि ये थर्ड स्टेट के अंतर्गत आ रहे थे। अब इस स्टेट में, थर्ड स्टेट में कुछ वही, ये आप जानते हो ना, शिक्षित लोग भी तो ना। देखो, वकील कौन है, वकील भी शिक्षित होते हैं। और भाई तुम्हारे हो गए ये वकील से मान लो, वकील, प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते थे वो भी थर्ड स्टेट के थे, ये भी शिक्षित हैं। और भाई अदालती जो थे ये भी शिक्षित थे, कर्मचारी हैं, ये सब कौन थे, शिक्षित थे। तो अब इन थर्ड स्टेट के, मतलब थर्ड स्टेट था जो, उसमें से ये लोग उभरेंगे, शिक्षित लोग उभरेंगे। थर्ड स्टेट के जो शिक्षित थे ये लोग उभरने लगे 18वीं सदी में, हैं, थर्ड स्टेट के लोग उभरने लगे। तो 18वीं सदी में जब ये लोग उभरे तो इन लोगों का जो वर्ग उभरा, मतलब थर्ड स्टेट के लोगों का जो वर्ग उभरा, उस वर्ग को नाम दिया गया मध्य वर्ग। क्या नाम दिया गया, मध्य वर्ग। और इस वर्ग ने क्या क्या, ये एक सामाजिक समूह था, ये तो आप जानते हो कौन थे, थर्ड स्टेट के लोग थे। थर्ड स्टेट के लोग कौन थे वो आप समझ चुके हो। अब देखो, इन लोगों ने कुछ ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से ये उभरे और अपने साथ जो हो रहे अत्याचार उनका सामना करने के लिए, सामना करने की क्षमता इनके पास थी, इन्होंने पैदा कर ली। इन्होंने पैदा कैसे की, देखो बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि भाई किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए सबसे पहले जो भी, मतलब सबसे पहले तो नहीं, ज़्यादातर जो कठिनाइयाँ आती है वो आर्थिक स्थिति से रिलेटेड आती है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। कैसे किया, इन्होंने कार्य किया मध्य वर्ग के लोगों ने कि भाई समुद्र पार व्यापार किया और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। भाई क्या किया, एक तो इन्होंने समुद्र पार व्यापार किया और बेहतर स्थिति बनाई अपनी। दूसरी क्या था, ऊनी और रेशमी कपड़ों के उत्पादन के बल पर इन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली थी। क्या क्या, ऊनी कपड़ों का उत्पादन के बल पर इन्होंने क्या किया, उत्पादन किया और उसके बल पर संपत्ति अर्जित की। रेशमी कपड़ों का उत्पादन किया और उसके बल पर संपत्ति की, उसका आयात निर्यात भी इन्होंने किया होगा, तभी जाके संपत्ति अर्जित की है ना। तो और प्रशासनिक सेवा के लोग भी थे, तो इन्होंने मतलब वैसे भी इन्होंने, इनकी आर्थिक व्यवस्था कुछ सही थी उन लोगों के मामले में, जो उनमें थर्ड स्टेट के अंतर्गत जो गरीब लोग थे उनसे कुछ मामला में सही थे। तो इस तरीके से इन्होंने इस तरीके का कार्य किए और ये क्या हो गए, आर्थिक स्थिति में मतलब बेहतर बन गए, अच्छे बन गए, आर्थिक स्थिति इनकी बढ़िया बन गई। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इनके पास इतनी क्षमता आ गई कि ये अपने साथ हो रहे अत्याचार का विरोध कर सकते हैं। तो अब ये लोग उभरते हैं और जन्मसिद्ध अधिकारों की समाप्ति पर बल देते हैं। क्या, जो लोग, जो कुलीन और पाद्री वर्ग के लोगों को जो अधिकार दिए जा रहे थे ना, उन अधिकारों की समाप्ति पर ये लोग बल देते हैं, ठीक है। और बल देने के बाद क्या क्या, तो अब ये अधिकारों की बल देते हैं।
तो ये लोग बोलते हैं कि किसी को भी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं देना चाहिए, सभी को समान नियम होने चाहिए, सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए और सभी को स्वतंत्रता का अधिकार होने चाहिए। यदि किसी को कोई भी अधिकार दिया जाएगा तो उसकी योग्यता का आधार पर दिया जाएगा, ना कि सामाजिक हैसियत का आधार पर। भाई सामाजिक हैसियत क्या है? सामाजिक मतलब समाज में जो भी उसकी हैसियत है। पापा की समाज में बहुत बढ़िया हैसियत है, बहुत बड़ा मतलब अच्छी रेस्पेक्ट है, वैल्यू, उसको लोग रेस्पेक्ट करते हैं उसकी। तो क्या बेटा को भी मतलब रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्या? नहीं। पापा में उस मतलब पिता में गुण होते हैं, तो गुण के आधार पे, योग्यता के आधार पे ना उसको अधिकार देना चाहिए। ये इसी लोग को, ये जो शिक्षित लोग थे तो इसी की बात कर रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए, जन्मसिद्ध के आधार पर अधिकार नहीं देना चाहिए, कोई भी हो उसको योग्यता के आधार पर उसके लिए अधिकार देना चाहिए। तो ये इन लोगों की एक बहुत बढ़िया एक अच्छे समाज की कल्पना करने की सोच रही थी, क्योंकि ये शिक्षित भी थे, वैसे भी शिक्षित थे। तो अब देखो ये जॉन लॉक की परिकल्पना को अपनाते हैं। जॉन लॉक ने इस तरह के समाज की कल्पना की थी, परिकल्पना दी थी, जैसे कि, और इन लोगों ने भी इसी समाज की कल्पना की। जॉन लॉक का कहना था कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समान नियम हो, सभी के लिए समान अवसर हो। तो जो कि जॉन लॉक के इसी परिकल्पना को इन लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ाया और इस तरह के समाज की स्थापना करने के लिए इन लोगों ने भी इस पर भी बल दिया था। तो जॉन लॉक की एक पुस्तक थी टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट, और इस पुस्तक में जॉन लॉक का एक विचार था, वो विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो उसको। उसका विचार था राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया जाना चाहिए। जॉन लॉक क्या कह रहा है कि राजा के पास जो भी देवी अधिकार होते हैं और जो भी निरंकुश अधिकार होते हैं, इन अधिकारों का क्या करना चाहिए, खंडन करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, हैं। तो ये भी जॉन लॉक का विचार एक बहुत बढ़िया विचार है, क्योंकि इससे अत्याचारों को रोका जा सकता है। तो दूसरा, रूसों ने इसी विचार को, लॉक के इसी विचार को क्या किया, रूसों ने जनता में प्रसारित किया, इस विचार का जनता में मतलब प्रचार किया रूसों ने। तो अब देखो अब आगे क्या आता है। रूसों के बाद यहाँ पे निकल आता है मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, दे स्क्रिप्ट ऑफ देलोस नामक एक पुस्तक थी। तो इस पुस्तक में उसने सत्ता विभाजन की बात कही। तो सत्ता विभाजन, तो अब इन्होंने बल दिया सत्ता विभाजन पर, मॉन्टेस्क्यू ने। देखो ये अंतिम पेज है तो ध्यान से समझें। मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता विभाजन पर बल दिया। तो सॉरी, अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ तब अच्छे से दिखेगा। तो सत्ता विभाजन पर उन्होंने बल दिया और सत्ता को मतलब 3 भागों में बांटने की बात की, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इन तीनों चीज़ों को आप जानते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। विधायिका मतलब विधि बनाने का जो कार्य करती है, यानी कानून निर्माण का कार्य करती है। तो विधि मतलब कानून निर्माण करने का जो कार्य करती है वो विधायिका करती है। जो कार्यपालिका होती है वो जो भी नियम ये बनाया, जो भी कानून बनाया, उनको कार्य में लाने का काम करती है। कार्य में लाने का काम कौन करती है, कार्यपालिका करती है। और जो भी नियम कानून कार्य में लाए, जो भी विधायक ने बनाए, वो सही है या गलत है, इस चीज़ का फैसला करने यानी न्याय करने का काम करती है न्यायालय। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब देखो यहाँ से फिर से कहानी स्टार्ट होती है भाई। जो 13 उपनिवेश थे अमेरिका के, जो 13 गुलाम थे, उनको फ्रांस ने आज़ाद कराने में सहायता की थी। अब उन 13 उपनिवेशों ने, 13 गुलामों ने स्वयं को आज़ाद घोषित कर दिया। और उनके स्वयं का आज़ाद घोषित करने के बाद फ्रांस ने इसी मॉडल को अपना लिया, सत्ता विभाजन वाले मॉडल को। कौन से, मॉन्टेस्क्यू के सत्ता विभाजन वाले मॉडल को अपना लिया। और उनको एक और चीज़ में, फ्रांस के लोगों को एक और चीज़ में भी सहायता मिली, एक और चीज़ से भी प्रेरणा स्रोत रहा कि जो अमेरिका संविधान था और इसमें जो दी गई व्यक्तिगत अधिकार थे, उनसे भी इनको बहुत अधिक प्रेरणात्मक स्रोत रहा था वो भी इनके लिए। तो अब देखो लास्ट नोट है दोस्त, इसको भी ध्यान से समझे दोस्तों। इसमें क्या था देखो, सॉरी जूम करते हैं थोड़ा। देखो टेक्निकल चीज़ों में ये सब होता रहता है, क्योंकि अब देखो लुई 16वें जो था, लुई 16वें द्वारा क्या की बात की गई, फिर से जो मतलब राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाने की बात की गई। और कर यदि लगाता, कर तो लगाने की बात की गई, फिर से और ज़्यादा कर लगाने की बात की गई, तो इसका जो प्रभाव पड़ता वो थर्ड स्टेट के लोगों पर पड़ता। और थर्ड स्टेट के लोग वो अब इस टाइम उभर चुके थे ना, वो लोग मतलब खिलाफ विचार दे रहे थे कि भाई जो भी जन्मसिद्ध अधिकार उनको समाप्त करना चाहिए, इस तरह के समाज में नहीं रहना चाहिए, एक नए समाज की कल्पना करनी चाहिए, एक नए समाज के निर्माण करनी चाहिए, इस तरह के विचारों कर रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया, इसी टाइम में एंट्री मारी फिर से, किसने, लुई 16वें ने, और कहा कि जो भी राज्य का खर्चा हो रहे हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए कर का लगाने का आदेश प्रस्तुत किया। बट इससे क्या हुआ, एक तो वो पहले से ही भड़के हुए थे जन्मसिद्ध अधिकारों के प्रति,
और इसकी वजह से वो अधिकारों वाली व्यवस्था थी ना जो, उसके विरुद्ध और ज़्यादा भड़क उठे वो लोग, थर्ड स्टेट के लोग और ज़्यादा भड़क उठे। तो अब आगे की जो कहानी है वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए आप हमारे साथ, कंटिन्यू रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारे साथ स्टडी करने का। और आप एक बार वीडियो देखने के बाद स्टडी रीडिंग जरूर कर लेना बुक से, क्योंकि बहुत बेहतर होता है। क्योंकि दोस्तों मतलब वीडियो देखने से काम नहीं चलता है। अगर आपको बेस्ट और बढ़िया ना एजुकेशन प्राप्त करना है ना, वीडियो देखने के बाद एक बार रीडिंग जरूर करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी खोजना कि हमने कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट छोड़ा है और कौन सा आप ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट छोड़ चुके हो जो हमने इस वीडियो में बताया है, जिसको आप कैच नहीं कर पाए हो। तो इन चीज़ों से पता चलती है यार कि कौन टीचर बढ़िया है कौन नहीं, कंपटीशन इन चीज़ों से पता चलता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बने रहिए कंटिन्यू। तो थैंक यू सो मच।